Hello friends, I welcome you all on A1 study area. Myself आफ्ताब राना। आज हम GK/GS के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपके मोबाइल तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति का, तो इसका आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी से देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति 483 में, दूसरी बौद्ध संगीति 383, तीसरी बौद्ध संगीति 250 और चौथी बौद्ध संगीति फर्स्ट में यानी पहले ईस्वी में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे। तो शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक शंकराचार्य थे और शंकराचार्य अद्वैत दर्शन का प्रचार एवं प्रसार किए। अब थोड़ा सा शंकराचार्य के देखते हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाडी में हुआ और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुआ था। शिव सूत्र शंकराचार्य का प्रसिद्ध पुस्तक है। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग पर बल दिए। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किए। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट है, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश था। इसका आंसर है फ्रांस। तो अंतिम प्रथम हो जाता तो वह पुर्तगाल हो जाता और अंतिम पूछा इसमें, तो इसका आंसर है फ्रांस। पहले आए पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांस। इसका ट्रिक है PUDAF यानी पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाल सबसे पहले 1498 में आए। डच भी आए और डच भी अंग्रेज 23 जून 1757 को जब जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था वह कलकत्ता के पलास नामक स्थान पर हुआ था और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल पलाश है। उसके बाद फिर फ्रांसीसी भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म में दिए गए योगदान के कारण कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें द्वितीय अशोक की उपाधि अशोक द्वितीय कनिष्क और द्वितीय अशोक की उपाधि अशोक के पुत्र दशरथ ने धारण की थी। अशोक द्वितीय पूछे तो यह कनिष्क है, लेकिन द्वितीय अशोक पूछे तो अशोक के पुत्र उनके दशरथ जो थे उन्होंने धारण की। और जैन धर्म का अशोक राजा संप्रति को कहा जाता है और संप्रति जो थे वह मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। एक्चुअली यह 712 में इनका सफल अभियान रहा। इन्होंने 711 ईस्वी में भी हमला किया था। तो इनके बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो यह ईरान के गवर्नर अल हज्जाज, ईरान के गवर्नर थे अल हज्जाज, उनके दामाद और भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का कारण यह था कि श्रीलंका से आ रहे बगदाद के खलीफा का उपहार समुद्री डाकू द्वारा लूट लिया गया था और जिसके जिम्मेवार अल हज्जाज ने सिंध क्षेत्र का शासक राजा दाहिर को जिम्मेवार माना। इसका वास्तविक कारण राज्य का क्या था? विस्तार करना था, राज्य का विस्तार करना था। और राबर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण राजा दाहिर को क्या किया? पराजित किया 712 में। अरबों द्वारा जीत का प्रथम शहर भारत में देवल था, देवल। और मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे। 1191 और 1192 यानी तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त किया, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त किया। और इसके बाद फिर 1194 में चंदावड़ का युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच, और इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त किया। इसी में देखते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। 1206 में इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इन्हें लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। इन्होंने मात्र 4 साल तक ही गद्दी पर बैठा। उसके बाद 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय जिसका नाम था चौगान, खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। फिर इसका उत्तराधिकारी आराम शाह 8 महीने के लिए बने थे, 8 मंथ के लिए। फिर 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का काम था कि इन्होंने कुतुब मीनार का जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक कराए थे, इस निर्माण को उन्होंने पूर्ण कराया था, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था। और इनकी पुत्री रजिया सुल्ताना, जिसको रजिया बेगम के नाम से भी आते हैं, 1236 से 1240 तक यह राजगद्दी पर बैठी और भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी थी। यह रजिया सुल्ताना थी, जो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कबीर। और कबीर का जन्म काशी और मृत्यु मगहर में, यानी काशी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इनका जन्म काशी में और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल के हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे प्रबल समर्थक थे और कबीर के द्वारा लिखा गया कुछ रचना बीजक, साक्षी, शबद, यह सब आदि पुस्तक कबीर के द्वारा लिखी गई थी। और कबीर जो थे वह रामानंद के
शिष्य थे। तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख यानी डेट क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल ओ डायर ने के द्वारा किया गया। इस हत्याकांड का कारण था डॉक्टर सतपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिस पर जनरल ओ डायर ने बिना चेतावनी दिए हुए गोली चलाने का आदेश दिया। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत एक कमेटी का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम हंटर आयोग था। और कांग्रेस पार्टी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को हंटर आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस ने इस हत्याकांड पर एक आयोग बनाया कांग्रेस द्वारा, और पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसको महामना के नाम से जानते हैं। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी तथा राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने लौटा दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था? इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। अब थोड़ा सा शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में हुआ था। 6 अप्रैल 1627 में इनकी शादी साईबाई निम्बालकर के साथ हुई। इनकी मृत्यु 1680 में हुई। इनके उत्तराधिकारी संभाजी की मृत्यु 1689 में हुई। इन्होंने मुगलों का प्रथम व्यापारिक केंद्र जो सूरत था उसको 1664 में लूटा और दूसरी बार 1670 में लूटा था। फिर इसी में देखता हूँ थोड़ा सा कि शिवाजी का मतलब जो है मराठा का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। फिर द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम, जिसको बाजीराव मस्तानी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही 1728 में पालखेरा के युद्ध किया था निज़ामुल मुल्क के साथ, जिनको दूसरा नाम चिनकिलीज खां था, हैदराबाद के शासक निज़ामुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि पुतली बाई जो है यह महात्मा गांधी के माताजी का नाम है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। लक्ष्मीबाई यह झांसी की रानी थी और गंगाधर राव की पत्नी थी। और शिवाजी का देखते हैं, शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक जो थे वह दादाजी कोंडदेव थे। और गुरु समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। गुरु समर्थ रामदास जो थे वह शिवाजी के
शिक्षक यानी गुरुजी थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप हिम नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है इंजेल वर्ग। इंजेल वर्ग यानी ऑप्शन नंबर सी, इंजेल वर्ग जो है वह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। कुछ देखते हैं हिम नद द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम देखते हैं, जैसे देखेंगे सर्क, फिर केम, फिर जो हो गया टॉर्न, फिर हॉर्न, फिर देखते हैं नेक्स्ट नूनाटक, नेक्स्ट फियोड। यह सब जो है वह हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में बात करते हैं तो ज्यूगेन, यारडंग, छत्रक, प्लेया तथा लैगून, बरखान तथा लोयस, यह सभी जो है वह पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। नेक्स्ट में देखेंगे कि सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति में कौन कौन है? फर्स्ट सर्फ, सेकंड वेलाचली, फिर तरंगरिका, नेक्स्ट पुलिन, फिर हुक, नेक्स्ट लूप, फिर टॉम्बोलो। यह सभी जो है वह सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर परिवारों के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? तो सौर परिवार के देखते हैं। सौर परिवार का प्रधान या मुखिया सूर्य को कहा जाता है। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, जो 24 अगस्त 2006 के चेक गणराज्य प्राग में जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्लूटो यानी यम को ग्रह की श्रेणी से निकालकर ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। इसमें ग्रह दो होते हैं, दो प्रकार के, एक आंतरिक ग्रह, दूसरा पार्श्व ग्रह या बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, या उसको जुपिटर प्लैनेट भी बोलते हैं, इनर प्लैनेट, और दूसरा जुपिटर प्लैनेट। तो ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 जुपिटर ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन है? तो देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसका ट्रिक है बुशपम, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 जो बाह्य ग्रह हैं, उसका ट्रिक है वृषभ, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हो गया आपके आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। लेकिन देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन पूछा है कि ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है। तो सबसे बड़ा ग्रह तो हम जानते हैं कि बृहस्पति है। तो इसका भी एक ट्रिक है कि वृषभ, पश्चिमभु, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो इसका देखेंगे इसमें से ढूंढ करके कि सबसे बड़ा तो हो गया बृहस्पति, फिर 2 नंबर में है शनि, फिर यहाँ पे है अरुण नहीं दिया गया है लेकिन वरुण, और फिर कौन सा है? बुध। यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है। सबसे बड़ा
ग्रह तो बृहस्पति, और बृहस्पति ग्रह का ही सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह गैनीमेड है, गैनीमेड। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह, एक फोबोस तथा दूसरा डीमोस, फोबोस तथा डीमोस। तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम जो है वह GMT IST, भारत का IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वह GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और विश्व को 24 समय जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के 1 घंटे के अंतराल में रखा गया है, अर्थात 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर यानी 1 घंटा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्कन का पठार जो है वह महाद्वीपीय पठार नहीं है। अब देखते हैं थोड़ा सा, दक्कन का पठार जो है वह भारत में है। अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका ग्रीनलैंड का पठार है। फिर देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार है। फिर देखेंगे कि दक्कन के पठार पूर्वी भाग पश्चिमी घाट तथा विंध्याचल एवं सतपुरा की श्रेणियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृहत वृत्त है? तो अब इसके बारे में देखेंगे। तो अक्षांश की बात क्या है? तो यह पहले बनाते हैं एक ग्लोब, अगर बनाते हैं, ये गलत हो गया, गोल बना लीजिएगा आप लोग। गोल अगर ग्लोब बनाते हैं, ठीक है, तो यह मान लेते हैं कि यह मेरा क्या है, कब पृथ्वी है। तो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है, दूसरा नाम भूमध्य रेखा। इसको तीसरा नाम एक इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन, क्या यार गलती हो गया, इसको फिर से ग्लोब बनाते हैं। इसका तीसरा नाम इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। और इसको हिंदी में विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो आप जानते होंगे कि एक वृत्त का सबसे बड़ा त्रिज्या कौन होता है? तो उसका व्यास होता है। एक वृत्त का सबसे बड़ा त्रिज्या कौन होता है? उसका व्यास होता है। तो इसमें ग्लोब पर देखें तो इसका सबसे बड़ा वृहत वृत्त जो होगा वह भूमध्य रेखा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यह जो है यह क्या है? यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली यह एक काल्पनिक रेखा है। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो यह ऊपर नीचे बांट दें कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन का, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है।
क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो इसका बीच में जितना दूरी होगा उसके दोनों किनारों पर भी उतना ही दूरी होगा। अब अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 हो गया। फिर देखते हैं देशांतर की बात करते हैं। तो ये हो गया था उस ग्लोब, उस समय ये हो गया था ग्लोब। इसके बीच के भाग मिटाते हैं, इसके बीच के भाग को थोड़ा सा। अब ये हो गया, जनरली हम देखते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। तो ग्लोब पर अब इसको देखते हैं। उस समय बांटे थे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन अब इसको देशांतर में बांटते हैं। तो ये हो गया आपका देशांतर रेखा, ये आपका देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा का आकृति कुछ इस प्रकार का है, यानी इसको अगर देखा जाए तो हम एक सर्कल के रूप में लेते हैं। तो एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या हो गया 360। और देशांतर रेखा में इसके सभी जगहों की दूरी समान नहीं होती है, तो इसके बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। और इसके बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, इसके बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और देखते थोड़ा सा कि भारत जो है यह देशांतर रेखा हो गया, यह देशांतर रेखा हो गया, ये मेरा अपना ग्लोब हो गया। इसको बांटते हैं यहाँ पर अक्षांश रेखा। तो भारत की आकृति कुछ यहाँ पर है, यानी यहाँ पर स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। और भारत को भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री से ऊपर, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण से 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भी एक काल्पनिक रेखा है। भारत के यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी वाराणसी जो है वह दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH की बात करते हैं, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे NH2 जो है यह दिल्ली कोलकाता के बीच 1490 किलोमीटर है। NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 जो है वह दिल्ली से लेकर अमृतसर के बीच 1226 किलोमीटर है। उसके बाद NH7 भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे थी जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती थी। और NH7 जो है वह 2369 किलोमीटर थी। और NH47 जो है वह भारत की सबसे छोटी NH है जिसकी लंबाई केवल 6 किलोमीटर ही है। और NH1 यानी NH1 प्लस NH2 दोनों को GT रोड नाम दिया गया है, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। और GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है, यूरोप की बात किया गया है तो यूरोप में इस्पात एवं इंजीनियरिंग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
देखेंगे राइन क्षेत्र लोहा कोयला के लिए जर्मनी का रूर क्षेत्र का आता है। जो राइन जो है वह जर्मन में पड़ता है और जर्मन का रूर राइन क्षेत्र को कहा जाता है। और भारत का रूर क्षेत्र दामोदर, भारत का रूर क्षेत्र दामोदर नदी के क्षेत्र को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और पो नदी जो है वह पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है, इटली का गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। और पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था वह 1914 में हुआ था। वर्ष 2000 ईस्वी से पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार है। पनामा नहर दो बंदरगाह, एक है कोलम और दूसरा है पनामा। दूसरा क्या है? पनामा। ये इस दोनों को क्या करती है? वह जोड़ती है। अब एक मतलब 2-3 नहर को देख लेते हैं। एक है सू नहर, दूसरा है कील नहर और तीसरा है न्यू वाटर वे। यह जो है सू नहर यानी सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। कील नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। न्यू वाटर वे उत्तर सागर को एम्स्टर्डम के बीच जोड़ती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कहवा। साओ पालो जो है वह कहवा के लिए प्रसिद्ध है। और कहवा यानी यह कर्नाटका क्षेत्र में पाया जाता है। ब्राज़ील में कहवा की खेती को फाजेंडा कहा जाता है। फाजेंडा यानी ब्राज़ील सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है कहवा का। फिर देखेंगे कि विश्व के कहवा का पात्र यानी जो है कटोरा वह ब्राज़ील को कहा जाता है। और विश्व में कहवा की मंडी जो है वह साओ पाओ है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन जो है वह सेंटोस यानी यह कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। और भारत में सर्वाधिक कहवा जो होता है वह कर्नाटक में होता है। कहवा क्या है? यह कहवा एक क्या है? पेय पदार्थ। जैसे चाय हम लोग जो पीते हैं या कॉफ़ी, वैसे ही कहवा एक क्या है? पेय पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसमें? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए पहले। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रशासनिक व पुलिस दो प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी भारतीय व प्रांतीय, यानी प्रांत मतलब होता है स्टेट, तो दो प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय, केंद्रीय व क्षेत्रीय, तीन प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान। फिर ऑप्शन नंबर डी अखिल भारतीय केंद्रीय व राज्यीय, तीन प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, ऐसा तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है, ऐसे नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय न देकर अगर राज्यीय देता या प्रांतीय देता तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अखिल भारतीय की बात किया गया है, सेंट्रल की बात किया है और स्टेट की बात किया है। तो यहाँ पर तीन प्रकार की नागरिक सेवाओं का क्या है? प्रावधान है। और अखिल भारतीय सृजन का अनुच्छेद 312 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित करता है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के अनुसार होता है। अभी भारत में सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या 1 है, जिसका गठन 1950 में हुआ था।
25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं और इस दिन इसका गठन भी हुआ था। फिर सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या संभवतः 31 है। अब अनुच्छेद 124 के 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाया जाता है। और राष्ट्रपति पर पूछे तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग, जबकि अनुच्छेद 124 के 4 के अकॉर्डिंग वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर। अब हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 214 के अनुसार होता है और वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या 25 है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक केंद्रीय मंत्री जो होता है वह क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। फिर देखेंगे इसका कुछ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है जिनमें संबंधित राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और आपस में सहयोग एवं सद्भावना बनाए रखना मुख्य कार्य है। और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक करवाता है। फिर देखेंगे कि वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद जो है वह कौन कौन है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा मध्य क्षेत्रीय परिषद। यह 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है वह 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वह क्या करते हैं? 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। वैसे क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री करते हैं, लेकिन जब 2 या अधिक क्षेत्र हो जाए तो उसके बीच केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी वर्तमान में अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी। रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। फिर देखते हैं इसी में कुछ कि एक राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति कर दिया गया। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का पहला अध्यक्ष पूछे तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि उन्होंने 26 मई 2014 को वह प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे और नीति आयोग नाम बदला गया 1 जनवरी 2015 को। और फिर देखते हैं इसमें कुछ कि राष्ट्रीय द्वीप प्राधिकरण का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे लाइक करना और डिसलाइक यह तो आप पे निर्भर है, पर आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपना कमेंट बताइएगा कि किस तरह का वीडियो बनाया जाए, या आप किसी एक विशेष टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। और अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड में क्या कीजिएगा? वह शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके फ्रेंड भी देख सकें। थैंक यू।